एक दिन मैं अंधेरा करके अपनी बेटी के कमरे में देवर के कपड़े पहनकर चली गई। अभी मुझे उसके कमरे में आए हुए 5 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी बेटी ने आते ही ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। माता पिता अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिनके बारे में माता पिता ने कभी सोचा भी नहीं होता है। मेरा पति इस दुनिया से बहुत जल्दी ही गुजर गया था। भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सी बेटी दी थी और मेरी ससुराल में मेरा एक देवर भी था जो मेरे पति से उम्र में छोटा था। एक औलाद होने के बाद मुझे दूसरे बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी और मेरे पति मेरी शादी के 5 साल बाद ही मर गए थे। मेरे पति सब 2 भाई थे। मेरा देवर अतुल, जिसने हमेशा मुझे अपनी माँ समान समझा था क्योंकि मेरे पति के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। शादी के बाद मैंने अपने देवर की बहुत इज्जत और उसका ख्याल रखा था। हम पहले एक गांव में रहा करते थे। वहां के पड़ोस के लोग हमें बहुत ज्यादा तंग करते थे। हम गरीब लोग थे, इसीलिए अपने मोहल्ले को छोड़कर ऐसे जा भी नहीं सकते थे। मैं विधवा औरत थी, इसी वजह से लोगों ने मुझे किसी तरह के ताने देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। बल्कि एक बार तो मेरे पड़ोस में रहने वाली सुमन भाभी ने एक बार मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मेरा उनके पति के साथ अफेयर चल रहा है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से अपनी पड़ोसन को बहुत बुरी लगती थी। मेरे आसपास के जितने भी घर थे, सभी घरों में मेरी तारीफ की जाती थी। सुमन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वह मुझे लोगों की नज़रों में गिरने के कोई ना कोई बहाने ढूंढती रहती थी। उस टाइम मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मेरा पति मर चुका था। इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लाचार महसूस करती थी। वो मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाती थी जिसको गांव के लोग सच समझ लिया करते थे और मुझे कैरेक्टरलेस कहते थे। बात मेरी बेटी के नाम तक भी आने लगी थी कि ये ऐसी है तो बड़े होकर इसकी बेटी कैसी होगी। मेरे गांव के लोगों का कहना था कि वह मेरी शादी गांव के किसी गरीब मर्द के साथ कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और दूसरा मर्द जो मेरी बेटी को स्वीकार न कर सके, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे अब अपनी बेटी की परवरिश की चिंता लगी रहती थी। यह सारी परेशानियां मेरे पति के मरने के बाद ही हुई थीं। सुमन ने मुझे इस कदर तंग कर दिया था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी शादी मेरे देवर के साथ भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वह मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। मेरा देवर बहुत समझदार और अच्छा इंसान था और मेरी बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि इस गांव में सुमन की वजह से मेरी काफी बेइज्जती हो चुकी थी। तो इस गांव में रहते हुए कभी भी मैं खुशहाल नहीं रह सकती थी। एक दिन तो बात बहुत ज्यादा हद से बढ़ गई थी। सुमन ने पूरे गांव में हल्ला कर दिया था कि मैं अपने घर में गैर मर्दों को मिलने के लिए बुलाती हूं। मेरे देवर को जब यह बात पता चली तो वह कहने लगा, भाभी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। हम यह घर छोड़कर कहीं चलते हैं। यहां पर हम लोगों की ज्यादा ही बदनामी हो गई है और फिर हमें रिया का भी तो ख्याल रखना है। वह लड़की है और मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी रिया को अभी से ही बुरा कहे और उसको बचपन से ही बदनामी मिलती रहे। सुमन बहुत बुरी औरत है। उसने आपकी पूरे गांव में बदनामी करवा दी है। अब हमारा यहां पर रुकना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चले जाएंगे। मैंने नवीन से कहा, लेकिन यह हमारा अपना घर है। भले ही ये घर छोटा है, लेकिन हम इस घर को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? अतुल ने कहा कि भाभी, दुनिया बहुत बड़ी है। हम कहीं भी इज्जत से रह लेंगे, लेकिन यहां पर इस तरह से बेइज्जत होकर नहीं रह सकते। मेरे देवर ने कहा कि भाभी, मैं अपनी भतीजी और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। मेरे लिए अब दुनिया में आप दोनों ही रह गए हो। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हमारा यहां पर रुकना मुश्किल हो गया है। हर कोई आपको गंदी नजर से देखता है तो हर कोई मुझे भी किसी न किसी बात पर बेइज्जत करता रहता है। आखिर हम ऐसी जिंदगी कब तक गुजार सकते हैं? सुमन ने सारे गांव में मुझे तो कैरेक्टरलेस साबित कर दिया था। यहां तक भी कहा था कि इस घर में रहते हुए मैं अपने कम उम्र के देवर पर भी नजर रखती हूं और गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाने के चक्कर में मैंने ही अपने पति को मार दिया है। मैंने अपने पति से लव मैरिज की थी और मेरा पति मुझे शहर से भगाकर अपने इस गांव में लेकर आ गया था। मेरी खूबसूरती और मेरी लव मैरिज ने मुझे बेइज्जती और बदनामी के सिवा कुछ नहीं दिया था। मैंने सोचा था कि शादी करने के बाद जब मैं अपने पति के घर आ जाऊंगी तो सुकून की जिंदगी गुजार सकूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहां आकर तो मेरा सुकून ही खत्म होने वाला है।
सुमन जैसी औरत मेरी जिंदगी में एक विलन का रोल निभाएंगी। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, अपनी 4 साल की बेटी पर ही बहुत सख्ती करने लगी थी। लेकिन अब मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और मेरा देवर भी 35 साल का हो गया है। हम लोग रात के अंधेरे में वो गांव छोड़कर शहर आ गए थे। मेरा मायका शहर का ही था। मैं अपने माता पिता की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी। मेरा पति गांव से शहर में काम करने के लिए आता था और तभी मेरा उससे अफेयर चल गया था। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और अच्छी तरह से इस बात को जानती थी कि मेरे माता पिता कभी भी अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी किसी गांव के गवार के साथ नहीं करेंगे। मुझे अपने पति से इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि मैंने कभी उनके पढ़े लिखे ना होने का कोई मतलब नहीं समझा था। क्योंकि वह मुझे बहुत खुश रखते थे, इसीलिए मैं उनके प्यार में अंधी होकर अपने माता पिता का घर छोड़कर गांव में आकर बस गई घर। क्योंकि मेरे पति के माता पिता नहीं थे, सिर्फ एक छोटा भाई था, इसीलिए मेरी शादी के बाद ससुराल में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा देवर 9 साल का था और अब हम लोग जब शहर आए तो हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। मेरे देवर ने एक मकान किराए पर ले लिया। मैंने अपने जेवर भी बेच दिए थे जो मेरे पति ने मुझे बनवा कर दिए थे। बस इसी तरह से हमने अपना गुजारा किया। धीरे धीरे मेरे देवर को शहर में अच्छा काम मिल गया और हमारे हालात बेहतर होते चले गए। अब मेरी बेटी जवान हो गई है। हम लोग एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी सिलाई आती है और उसने घर में ही सेंटर खोला हुआ है और मेरा देवर लोगों के घरों में पेंट करता है। हम लोग बहुत सिंपल से लोग हैं और हमारा गुजारा शहर आने के बाद आराम से हो रहा था। पुराने दिनों को याद करके अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, लेकिन फिर मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया करती थी। मेरे देवर ने मेरा बहुत साथ दिया था और उसने मेरी बेटी से भी बहुत प्यार दिया था। बचपन से ही मेरी बेटी ने अपने चाचा के सिवा किसी और को नहीं देखा था। जब मैं चाचा भतीजी की मोहब्बत को देखती तो मेरा दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाता था। शहर आ जाने के बाद मैंने आस पड़ोसियों से ज्यादा मेल मिलाव नहीं रखा था और ना ही मैं अपनी बेटी को बाहर ज्यादा जाने देती थी। वो सिर्फ अपने कॉलेज के लिए ही बाहर निकलती थी या किसी जरूरी काम के लिए, वरना घर में ही लड़कियां सिलाई सीखने के लिए आती थीं। मैं अपनी बेटी को बहुत समझाती थी। मेरा कहना था कि दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ मोहब्बत के नाम पर धोखा मिलते हैं। मेरे देवर ने अपनी भतीजी को हमेशा बहुत प्यार दिया था। मेरे देवर की हाइट हेल्थ इतनी थी कि उसकी इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वह जवान ही लगता था। मैं जब भी अतुल से शादी करने के लिए कहती तो वह अपनी शादी के लिए इनकार कर दिया करता था। कहता था कि पहले मैं रिया की शादी करूंगा, उसके बाद अपनी शादी करूंगा। मैं उससे कहती, अतुल तब तक तो तुम्हारी उम्र बहुत हो जाएगी। लेकिन वह कहता, मुझे अपनी उम्र की कोई परवाह नहीं है। मैं हमेशा अपने देवर की तरफ से बेफिक्र रहती थी। वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, बल्कि मेरी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। मेरे देवर ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन शहर आने के बाद उसने अपनी कमाई से मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया था और उसके बाद जब मेरी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपने चाचा को ट्यूशन दी, जिसकी वजह से मेरा देवर भी पढ़ना लिखना जान गया। मुझे इन दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी होती थी, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा था। इतना अजीब कि मैं हैरान और परेशान रहने लगी थी। मेरी बेटी मेरे हाथ से खाना खाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वह जिद कर रही थी कि वह खाना खाएगी तो अपने चाचा के हाथ से ही खाएगी। मैंने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारे चाचा सो गए हैं, सुबह उनका एक काम पर भी जाना होता है, इसलिए वह जल्दी उठते हैं। तुम खाना खा लो और सो जाओ। लेकिन उसका कहना था कि चाचा को ही बुलाओ, मैं अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाऊंगी। मुझे उसकी बात से गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, ये क्या हरकतें हैं, छोटे बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। इतनी ही देर में मेरी कड़क आवाज सुनकर मेरा देवर भी रिया के कमरे में आ गया था। शायद मेरी कड़क आवाज ने उसको जगा दिया था। उसका कहना था कि भाभी आप क्यों शोर कर रही हो। मैंने उसको बताया कि यह जिद कर रही है कि इसको तुम्हारे हाथ से ही खाना खाना है। मेरी यह बात सुनकर अतुल हंसने लगा और कहने लगा, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं रिया को अपने हाथ से खाना खिला देता हूं। रिया ने अतुल के हाथ से खाना खा लिया और अतुल रिया के कमरे में ही लगभग 1 घंटे तक बैठा रहा। रात के 11 बज चुके थे। मैंने कहा, खाना खिलाते खिलाते तुमने पूरा 1 घंटा लगा दिया है। सुबह तुम जल्दी भी उठते हो, इस तरह से इतनी रात तक जागोगे तो फिर कैसे सुबह को आंख खुलेगी। तो वो कहने लगा, भाभी
हम चाचा भतीजी बातें कर रहे थे। बस बातें करने में ही कुछ टाइम लग गया था। मैंने अतुल से कहा, बातें करने में टाइम खराब मत किया करो, चलो जाकर सो जाओ। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि अचानक रिया को क्या जिद लग गई है कि उसको अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाना है। फिलहाल यह बात कई दिनों तक इसी तरह से चलती रही, लेकिन यह एक दिन की बात नहीं थी। अब रिया रोज यही करने लगी थी कि अपने चाचा के हाथ से ही खाना खाया करती थी, और अतुल उसको खाना खिलाने के बहाने 2 या 3 घंटे से पहले उसके कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मुझे लगा कि शायद वह दोनों आपस में टीवी देखते होंगे, जिसमें वह बिजी हो जाते होंगे, लेकिन जब मैंने एक दिन जाकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कमरे में बस बैठे दोनों बातें ही कर रहे थे। एक दिन तो 2.5 घंटे से ज्यादा हो गया था और मुझे गुस्सा आ गया था कि यह भी कोई टाइम है बातें करने का। आखिर रात के 2-3 बजे तक कौन इतनी बातें करता है। मैंने जैसे ही दरवाजा बजाने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई थी कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और दरवाजा खुलते खुलते 10 मिनट लग गए थे। मैंने कहा, यह दरवाजा अंदर से बंद क्यों किया था, और फिर मैं कितनी देर से दरवाजा बजा रही हूं? क्या दरवाजा खोलने में इतनी देर लगती है? तुम दोनों दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हो? भला यह भी कोई तरीका है? अतुल ने कहा, भाभी, दरवाजा शायद गलती से बंद हो गया होगा। हम लोग टीवी देख रहे थे, इस वजह से हमें आवाज नहीं आ सकी। मैंने कहा, तुम लोग रात के 3 बजे टीवी देख रहे हो, यह भी कोई टाइम है टीवी देखने का? और तो और तुम लोग वीआईपी घर में नहीं रहते हो जहां पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हो। यह ऑटोमेटिक दरवाजा नहीं है जहां पर कुंडी खुद लग जाएगी। मैंने अपने देवर से कहा, जाओ जाकर अपने कमरे में सो जाओ और आइंदा दोनों ऐसी हरकत ना करना। मैं अपनी बेटी को भी डांट लगाई थी। मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी होने वाली थी, अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब वो किसी गलत काम में पड़ जाए, और इसीलिए मैं जल्द से जल्द उसकी शादी करना चाहती थी, जबकि मेरी शादी भी कम उम्र में ही हो गई थी। मैंने एक रिश्ते वाली से कहा हुआ था, वो मेरी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आई थी और लड़के की माँ को भी साथ लेकर आई थी। लड़के की माँ ने मेरी बेटी को देखा और 2-3 सवाल किया। इसके बाद मैंने अपनी बेटी को कमरे में भेज दिया। मेरा देवर काम पर गया हुआ था, लेकिन न जाने वह काम छोड़कर कैसे घर पर आ गया था, और उसने घर आते ही लड़के वालों से बदतमीजी शुरू कर दी और उन लोगों से कहने लगा कि यह लड़की ठीक नहीं है और ना ही इसने आपके लिए नाश्ता बनाया है। यह नाश्ता सब मार्केट से आया हुआ है, उससे तो कुछ भी नहीं आता है, और वह लड़की बिल्कुल जाहिल है। और कहने लगा कि यह लड़की हर किसी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले अपने कॉलेज में अपनी टीचर का सर फोड़कर आ गई है। आप यकीन नहीं करोगी भाभी जी, हमारे घर में तो पुलिस भी आ चुकी है। जैसे तैसे हमने इस केस को रफा दफा किया था। वो औरत बड़ी हैरानी से मेरे देवर की तरफ देख रही थी और बार बार मुझे भी देख रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी और यह सोच रही थी कि अतुल यह क्या तमाशा बना रहा है और बोलता ही चला जा रहा है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं थी। वह भी जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। न जाने क्यों वह लड़के वालों से झूठ बोल रहा था। मेरी बेटी ने कभी किसी भी टीचर का सर नहीं फोड़ा था, यहां तक कि उसने तो कभी स्कूल में किसी से बदतमीजी तक नहीं की थी। मुझे अतुल से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। न जाने इस लड़के को क्या हो गया था। मैं यह देखकर खुद हैरान हो गई थी कि कहीं यह नशा करके तो नहीं आया है। तभी लड़के की माँ कहने लगी, ऐसी बदतमीज लड़की से हमें रिश्ता नहीं करना है, और वह बहुत सारी बुरी भली बातें सुनकर हमारे घर से चली गई थी। जैसे ही वह लोग चले गए थे, उनके जाने के बाद मैंने अतुल से सवाल किया कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया? तो अतुल कहने लगा, भाभी अपने इन लोगों की शक्ल देखी थी, यह लोग कहीं से भी ढंग के नहीं लग रहे थे। मैं अपनी इकलौती भतीजी की शादी ऐसे लोगों के साथ नहीं करूंगा। मुझे लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने देखा, हमारी रिया कितनी खूबसूरत और कितनी कम उम्र की है, जबकि इनका लड़का तो कितना उम्रदार लग रहा था। मुझे यह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। मैंने अतुल से कहा, पागल लड़के, तुम एक बार मुझसे भी तो पूछ सकते थे। तुम्हें इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? तुमने उन लोगों को बुरा नहीं कहा, बल्कि उन लोगों के सामने अपनी ही भतीजी की इंसल्ट कर दी। अब देखो, ये लोग कहीं और जाकर हमारी बेटी के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो फिर हमारे घर पर रिश्ते ही नहीं आएंगे। अतुल कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, जैसा आप सोच रही हो।
मैंने ऐसा इसलिए किया कि ऐसे घटिया लोग हमारे घर पर दोबारा रिश्ता लेकर ना आ सके। और आप तो उन लोगों पर इतना फिदा हो रही थी सिर्फ उनके घर और ज्यादा देखकर। ये तो देखो कि हमारी रिया कितनी खूबसूरत और प्यारी है, और उस लड़के की शक्ल से ही लग रहा था कि वह ठरकी है। और उसकी माँ को देखा आपने, कितनी चालाक औरत लग रही थी। मैं अपनी रिया को किसी ऐसे लड़के के हवाले नहीं करना चाहता। मुझे अतुल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब जो हो चुका था हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई फायदा नहीं था। अगर मैं कहती कि मेरा देवर मजाक कर रहा था, तब भी वह लोग मेरी बात को नहीं मानते। शाम के टाइम पर अतुल और रिया आंगन में बैठे हुए समोसे खा रहे थे और खूब खुल खुलकर हंसी मजाक कर रहे थे, जबकि मेरा मूड बहुत खराब था। न जाने उनको किस बात की खुशी थी। एक दिन मैं अपनी बेटी के कमरे की सफाई कर रही थी और वह कॉलेज एग्जाम देने के लिए गई हुई थी, तो उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था। मैं उसके कमरे में ही मौजूद सफाई कर रही थी। तभी अचानक रिया के मोबाइल पर किसी का फोन आने लगा। मैंने जब कॉल रिसीव की तो रिया के कॉलेज की एक फ्रेंड बोल रही थी। वह कहने लगी, आंटी, इतने दिनों से रिया की तबीयत कैसी है? अब रिया ने कॉलेज में एप्लीकेशन लगाई हुई है और बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने उसको बताया कि बेटा, रिया तो कॉलेज ही गई हुई है, उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है, और बल्कि उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा, नहीं आंटी, उस एप्लीकेशन पर तो आपके भी साइन थे। रिया ने तो मुझे बताया था कि कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं और वह एग्जाम देने के लिए ही कॉलेज गई हुई है, लेकिन उसकी सहेली ने बताया कि नहीं आंटी, कॉलेज में एग्जाम नहीं चल रहे हैं, बल्कि काफी दिनों से रिया कॉलेज आ ही नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जान मेरी बेटी यह क्या कर रही थी। घर से तो रिया कॉलेज का कह कर ही निकलती थी, फिर वह कॉलेज क्यों नहीं जा रही थी? मैंने उसकी सहेली से बोल दिया था कि तुम उसको मत बताना कि तुम्हारी मेरी बात हो गई है, और कॉल कट करके मैंने रिया का मोबाइल वहीं उसके कमरे में ही रख दिया था। शाम को मैं अतुल और रिया को बुलाया। कमरे का माहौल बिल्कुल अदालत जैसा बना हुआ था। मैंने रिया को उसकी दोस्त की कॉल के बारे में खुद ही बता दिया और सब पूछा कि यह सब क्या है और तुम कॉलेज के बहाने कहाँ जाती हो? तुम्हारी सहेली बता रही थी, तुम लगभग 5 दिन से कॉलेज नहीं जा रही हो और तुमने एप्लीकेशन भी दी हुई है जिस पर तुमने मेरे फर्जी साइन कर दिए हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी झूठ बोलने की और मेरे नाम से सिग्नेचर करने की? तुम यह सब कुछ क्या कर रही हो? अतुल और रिया दोनों ही सर झुकाकर खड़े हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी। इसीलिए उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरे देवर अतुल ने रिया का साथ जरूर दिया होगा। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं तुम्हें पैसे देना बंद कर दूंगी, फिर देखूंगी तुम अपना खर्चा कैसे करोगी। तभी अचानक रिया कहने लगी, माँ, मैं कुछ दिन की छुट्टी ले ली थी और मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाया करती थी, चाचा की परमिशन लेने के बाद, और हम सब लड़कियां आपस में मिलकर पार्क भी घूमने जाते थे। मैंने कहा कि तुम्हें संडे का दिन घूमने के लिए और मूवी देखने के लिए नहीं मिलता है क्या? अतुल ने कहा, भाभी, मेरा दिल कर रहा था मूवी देखने जाने का, इसलिए मैंने ही कहा था रिया को कॉलेज की छुट्टी करने को और आपसे झूठ बोलने को। मैंने कहा, अतुल, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, भाभी, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगता हूं, और रिया को भी माफ कर दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बस मेरा दिल कर था, इसलिए मैंने रिया से कॉलेज की छुट्टी लेने के लिए कहा था, और हम लोग एक दिन मूवी देखने गए तो एक दिन पार्क चले गए थे। इन दोनों का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। न जाने ये लोग क्या कर रहे थे। घर में भी मेरा देवर और मेरी बेटी यही अजीब अजीब तरह की हरकतें घर में भी किया करते थे। मैं अब इन दोनों पर कड़ी नजर रखने लगे थी। ये दोनों घर में खूब हंसी मजाक करने लगे थे, तो कभी आपस में 2-2 घंटे बैठकर बातें करते थे। चाचा भतीजी में कुछ ज्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इस बीच मैंने रिया के लिए एक और रिश्ता देखना शुरू कर दिया था और अपने देवर को कहा था, अगर लड़के में कोई कमी दिखे तो मुझे बताना, लोगों के सामने तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इतना नहीं जानते हो कि ऐसा करने से तुम्हारी अपनी भतीजी की ही बदनामी होगी और इस तरह से तुम्हारी भतीजी के रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। यह बात सुनकर मेरे देवर ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा कि मेरी भतीजी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है।
मैंने अतुल से कहा, क्या कहना चाहते हो? तुम मतलब क्या है तुम्हारा? कि रिश्तों की जरूरत नहीं है? मेरा देवर कहने लगा, भाभी, बस मेरे मुंह से निकल गया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने देवर और अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं यह क्या करते रहते हैं और अपने दिमाग में क्या सोचते हैं। यह मेरी ही वजह से हुआ था कि मैंने अपने देवर और अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही छूट दी हुई थी। इस बार मैंने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता ढूंढा था उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़का बहुत कम उम्र का था, देखने में भी हैंडसम था, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी थी और अमीर परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता बैंक में नौकरी करते थे। लड़का खूबसूरत और गोरा चिट्टा था और मेरी बेटी से उम्र में ज्यादा बड़ा भी नहीं था, बल्कि उसकी उम्र के बराबर ही होगा। और लड़के वालों को मेरी बेटी पसंद भी आ गई थी, क्योंकि मेरी बेटी रिया बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने जब अपने देवर की तरफ देखा कि अब तो वह कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। अतुल चेहरे से बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। लड़के वालों ने कहा कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आ गई है और हम जल्द से जल्द मंगनी की रस्म करना चाहते हैं और जल्द से जल्द शादी करके आपकी बेटी को अपने घर लेकर जाना चाहते हैं। मुझे यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी और मुझे उनकी यह बात बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा, अब हम आपके घर आ गए हैं, एक बार आप हमारे घर आकर सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद सारी बात बैठकर कर ली जाएगी और शादी की डेट भी फिक्स कर ली जाएगी। मुझे एक बात बहुत पसंद आई थी, उन्होंने हमें अपने घर आने के लिए फौरन ही इनवाइट कर दिया था। मैंने भी कह दिया था कि हम 2 दिन बाद आप लोगों के घर आ जाएंगे। जब वह लोग हमारे घर से चले गए तो मेरा देवर कहने लगा, हम यहां पर रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने अतुल की तरफ हैरान होकर देखा, जैसे कि वह मेरी बेटी की शादी होने देना ही नहीं चाहता था। मैंने कहा, क्यों नहीं करेंगे? क्या खराबी है इस रिश्ते में? मैंने कहा, ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। इतने पढ़ा लिखा रिश्ता है कि मैं तो यहां अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो गई हूं। और शुक्र करो जो तुम्हारी भतीजी के भाग्य जाग चुके हैं। मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी परिवार में करूंगी और वह भी जल्द से जल्द करके रहूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि यह रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। वो लोग बहुत अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं, साथ ही अपने घर की बहू बेटियों पर कोई बाउंडेशन भी नहीं लगाते हैं। मुझे उन लोगों के यह बात बहुत अच्छी लगी थी कि उनका कहना था कि 2 दिन बाद ही आप अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर हमारे घर पर आ जाओ, दोनों बच्चे आपस में बैठकर बातें कर लेंगे। क्योंकि उन दोनों को साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, इसीलिए उनका बात करना बहुत जरूरी है। मुझे उनका यह बिहेवियर बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लड़का लड़की को शादी से पहले बात करने की परमिशन देते हैं। मैंने तो अपने देवर से और अपनी बेटी से दोनों से ही कह दिया था कि शादी तो वहीं पर ही होगी। दोनों मेरी इस बात पर खामोश ही हो गए थे। मैंने उनकी इस खामोशी को हाँ समझ लिया था, क्योंकि खामोशी का मतलब यही होता है। मैं लड़के वालों के घर जाने की तैयारी करने लगी थी। मैंने रिया के लिए भी एक अच्छा सा सूट निकाल लिया था और अपनी भी खूब अच्छी सी तैयारी कर ली थी। लेकिन जब 2 दिन बाद हमें उनके घर जाने के लिए निकलना था, तो घर में ना तो अतुल मौजूद था और नहीं रिया। दोनों ही घर से यह कहकर निकले थे कि दोनों लड़के वालों की फैमिली के लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उन दोनों को मार्केट गए हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे। अभी तक वह घर पर वापस नहीं आए थे। उन लोगों ने हमें दोपहर के खाने पर बुलाया था और दोपहर के 3 बज चुके थे और खाने का टाइम निकला जा रहा था। अगर हम देर से जाते तो वह लोग क्या समझते? यह हमारी इज्जत और बेइज्जती का मामला था। मैंने अतुल को फोन मिलाया तो वह फोन रिसीव ही नहीं कर रहा था, और जब कहीं जाकर थोड़ी देर बाद फोन रिसीव करता तो कह देता कि हम लोग आ रहे हैं, बस रास्ते में ही है, ट्रैफिक लग रहा है, इस वजह से देर हो रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे देवर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था और मेरी बेटी का नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा था। मैं बार बार दोनों का नंबर ट्राई कर रही थी और बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। दोनों का ही नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। शाम के 4 बज चुके थे और अभी तक मेरे देवर और बेटी का पता नहीं था। लड़के वाले बार बार कॉल कर रहे थे कि आप लोग आ नहीं रहे। मैं उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर कह देती कि बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। मुझे उन लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ रहा था। मैंने सोचा भी था कि मैं खुद चली जाऊं, लेकिन अगर वह मुझसे पूछते कि आपकी बेटी और देवर कहाँ है, वह साथ नहीं आए, तो मैं क्या जवाब देती? अब जब शाम के 6 बज चुके थे और मैंने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था,
क्योंकि मुझ में उनके सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। जब रात के 8 बज गए तो दोनों चाचा भतीजी हंसते हुए घर में दाखिल हो रहे थे। मुझे दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मैंने कहा, तुम दोनों को गए हुए पूरे 8 घंटे हो गए हैं, आखिर तुम लोग अब तक गिफ्ट्स ला रहे हो? मेरा देवर कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि यह क्या बदतमीजी लगाई हुई है, कहाँ थे तुम दोनों अभी तक? पहली बार मैंने अपने देवर पर हाथ उठाया था क्योंकि वही मेरी बेटी को मार्केट लेकर गया था। मैंने कहा कि तुम लोग जानते हो कि तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। मेरी बेटी तो खामोश खड़ी हुई थी, लेकिन अतुल कहने लगा, भाभी, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, मुझे उस घर में अपनी भतीजी का रिश्ता नहीं करना है। मैंने कहा, क्या मुसीबत है? सब कुछ तो ठीक है, घर परिवार, लड़का, उसके माता पिता, उसकी नौकरी, तो अब तुम्हें क्या परेशानी है? अब किस बात की कमी निकालोगे? इस पर अतुल ने कहा, यह लड़का कितना ही अच्छा बन जाए, लेकिन मुझे अपनी भतीजी की शादी इस लड़के के साथ नहीं करनी है। रिया की मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। और यह कहकर वह दोनों घर के अंदर चले गए और अपने अपने कमरों में जाकर बंद हो गए। मेरे देवर ने कभी भी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और कभी वह मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं गया था। फिर आज इसको क्या हो गया था? मैं सारी रात जागती रही और परेशान थी। मैंने यह भी देखा था कि कभी अतुल मेरी बेटी के कमरे में सारी रात नहीं बैठा था। न जाने यह लोग आपस में क्या खिचड़ी बना रहे थे। एक दिन मैंने रिया से कहा कि तुम मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे आज तुम्हारे कमरे की सफाई करनी है। रिया मेरे कमरे में जाकर सो गई थी। मैंने रिया जैसा सूट पहन लिया था और उसके कमरे में जाकर बेड पर लेट गई थी। ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूं। मेरे जाने के लगभग 1 घंटे बाद अतुल भी रिया के कमरे में आ गया था और उसने अंधेरे में मेरे करीब आकर कहा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी सो गई हो? आज तो बहुत सारा काम करना है। मैं ऐसे एक्टिंग कर रही थी कि जैसे मैं जाग गई हूं, लेकिन मैंने अपना चेहरा ढका हुआ था और कमरे में अंधेरा भी था, जिस वजह से मेरा देवर मुझे पहचान नहीं सका था। मेरा देवर कहने लगा, अभी सिर्फ 24 घंटे ही बाकी है, फिर हमें किसी से भी डरने कि या छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो करेंगे खुल्लम खुल्ला करेंगे और भाभी भी हमें नहीं रोक पाएगी। आज मैं इतना खुश हूं कि तुम्हें क्या बताऊं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम कितने खुशकिस्मत हो सकते हैं। मैंने तो अपने फ्यूचर के सपने भी देखने शुरू कर दिए हैं और तुम देखना, शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत आसान और हसीन हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आखिर मेरा देवर ये किस तरह की बातें कर रहा था, वो भी अपनी बेटी जैसी भतीजी के साथ। वो कहने लगा, तुमने अपने शादी के कपड़ों का इंतजाम तो कर लिया है ना? ऐसा ना हो कि आखिरी टाइम पर तुम शॉपिंग करने की जिद करने लगो। मैंने तो अपनी शॉपिंग करनी शुरू कर दी है। जैसे ही मेरे देवर ने यह बात कही तो मैं झटके से उठ गई और मैं लाइट ऑन कर दी और अपने देवर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और उससे कहने लगी कि तुम यह किस तरह की घटिया बातें कर रहे हो? तुम किसी से शादी करना चाहते हो और तुम किसकी शादी पर कपड़े पहनने की बात कर रहे हो? यह सब तुम क्या कह रहे हो? अतुल, बताओ मुझे, आज मैं सारी सच्चाई जानना चाहती हूं। मेरे शोर की आवाज सुनकर रिया भी वहां पर आ गई थी और आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मां, चाचा को मत मारो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूं। मैंने अपनी बेटी से चिल्लाते हुए कहा, हां बताओ, तुम क्या बताना चाहती हो और क्या समझाना चाहती हो? मैंने तुम लोगों को जरूरत से ज्यादा प्यार दिया है, इसी बात का तो तुम फायदा उठाते हो। यह रिश्ता हमारे लिए बहुत अच्छा था। तुम्हारा चाचा कहीं भी तुम्हारा रिश्ता होने ही नहीं देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहां बैठकर यह तुम्हारा चाचा किस तरह की बातें कर रहा था? आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है? प्लीज, तुम दोनों को मेरी कसम है, मुझे सब कुछ बता दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था कहे जा रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे अतुल और रिया ने बात बतानी शुरू की, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। पहले तो अतुल ने बताया कि मुझे हमारी ही गांव में रहने वाली लड़की से मोहब्बत हो गई है, जिस गांव ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, जिन लोगों का जिक्र आप इस घर में बर्दाश्त तक नहीं कर सकती। और सुमन भाभी का जवान बेटा मोहन रिया उससे मोहब्बत कर बैठी है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। अब ये कोई इत्तेफाक था या कुछ और, जो हम दोनों आपके ही नफरत करने वाले लोगों से मोहब्बत कर बैठे?
मुझे तो हमारे गांव के मुखिया की बड़ी बेटी, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, उससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं एक आदमी के घर पेंट करने के लिए गया था। वहां पर वह आई हुई थी और देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था और इसी तरह से हम दोनों का प्यार बहुत गहरी मोहब्बत में बदल गया था। सुमन भाभी के बेटे मोहन की मुलाकात रिया से उसके कॉलेज में हुई थी। इसी तरह से इन दोनों की दोस्ती भी मोहब्बत में बदल गई थी। हम दोनों अपने ही गांव के रहने वाले लोगों के साथ मोहब्बत कर बैठे थे, जिनसे आप नफरत करती हो। अगर हम आपको यह बात पहले बता देते तो आप हमारी बात को नहीं मानती। इसीलिए हमने शादी करने का फैसला कर लिया था और यही बातें हमें एक दूसरे से काफी घंटे तक बैठकर करते रहते थे कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैं अपनी ओर रिया की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहा था और वह दोनों भी जानते हैं कि उनके परिवार वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए हम चारों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और फिर धीरे धीरे आप सबको यह बात पता चल जाएगी तो फिर आप लोग हमें माफ कर दोगे। भाभी, हम अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हो गए थे। हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम क्या करते, क्योंकि हम मोहब्बत कर बैठे थे। सुमन भाभी का बेटा और गांव के मुखिया की बेटी, वो दोनों भी हमसे सच्चा प्यार करते हैं, तो आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकते थे। इस बीच आप रिया का रिश्ता देख रही थी, इसीलिए मैं कोई ना कोई बहाना बना दिया करता था और रिया का रिश्ता कैंसिल करवा दिया करता था। रिया कहने लगी, मम्मी चाचा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चाचा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। क्या आप नहीं चाहती कि चाचा की शादी भी उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए? और क्या आप नहीं चाहती कि हम अपनी खुशी से जिंदगी गुजारे अपने मनपसंद शख्स के साथ? नवीन कहने लगा, भाभी, हम नहीं चाहते थे कि आपको हमारी शादी की खबर हो जाए। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम आपसे ये बात छुपाकर रखना चाहते थे, इसीलिए हम बहाने बनाते थे। हमें एक दूसरे से अभी और बातें करनी थी और कल के बारे में प्लानिंग भी करनी थी। मेरी बेटी और देवर ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हमें माफ कर दीजिए, आपको ये सब सुनकर बहुत दुख होगा कि कल हमारी शादी है। रिया कहने लगी, माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि मेरा इस दुनिया में पिता नहीं है, लेकिन पिता, दोस्त और भाई जैसे चाचा मुझे भगवान ने दिए हैं। इसीलिए हम एक दूसरे की मदद करते थे। हमने एक दूसरे की मर्जी से लाइफ पार्टनर पसंद किया है। गांव का माहौल अब बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि सुमन आंटी को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। अब सब सुधर गए हैं। कोई भी अब आपको वहां कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पहले लोग आपकी लाचारी का फायदा उठाया करते थे। अब तो हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। इसीलिए किसी की मजाल नहीं कि कोई मेरी मां पर उंगली भी उठा सके। आपकी बेटी इतनी हिम्मत वाली हो गई है कि वो अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ बदतमीजी करने वाले के हाथ पैर अच्छे से तोड़ सकती है। अतुल कहने लगा, हाँ भाभी, रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। सुमन भाभी का बेटे मोहन बहुत अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का है। वो यही अपने शहर में ही नौकरी करता है। अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है। मोहन के माता पिता दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमारी रिया को वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसका घर भी अब पहले जितना छोटा नहीं रहा। उसने अपनी कमाई से घर को बड़ा कर लिया है। और मुखिया की बेटी की उम्र मेरी जितनी ही हो गई है। मुखिया जी के मरने के बाद उसकी सौतेली माँ ने आज तक उसकी शादी नहीं की, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसे अपने घर की इज्जत बना लूंगा और मुझे पता है आप उसे बहुत खुश रखेंगी। वो दोनों बोलते जा रहे थी और रोते जा रहे थे। ये बात तो सच थी कि ये लोग अगर मुझे सच बताते तो मैं कभी भी हाँ नहीं करती और उस गांव से कभी उनको नाता जोड़ने नहीं देती। लेकिन शायद सही कहते हैं, आप जो नहीं चाहते हैं वही आपके साथ हो जाता है। मैं उस गांव से बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उसी गांव से दोबारा नाता जुड़ गया था। इनको प्यार हुआ तो उसी गांव में रहने वालों से। मैं एक तरफ को अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं। वो दोनों मेरे कदमों में बैठ गए थे और उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए थे और कहने लगी, प्लीज मान जाओ, हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। हम उन दोनों के बिना खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आप चाहती हो कि हम आपकी मर्जी के मुताबिक शादी कर ले तो हम जहां आप कहोगी वहीं पर शादी कर लेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने उन दोनों के सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी की कोई परवाह नहीं है? हम लोगों की खातिर ही तो मैं उस गांव से निकलकर यहां पर आ गई थी
और तुम दोनों की वजह से ही मैंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम लोगों के हवाले कर दी थी। क्या अब मैं तुम दोनों के लिए इतनी सी भी कुर्बानी नहीं दे सकती? ठीक है, मैं गांव जाकर मोहन से बात करना चाहती हूँ और उस लड़की के घर पर रिश्ता लेकर जाना चाहती हूँ जिससे अतुल शादी करना चाहता है। शादी अब कोर्ट मैरिज के तरीके से नहीं बल्कि इज्जत के साथ होगी। तुम दोनों की शादी में ही कराऊंगी। तुम्हें कोर्ट मैरिज करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों रोते हुए मेरे गले लग गए थे। मैंने उन दोनों को बहुत ज्यादा प्यार किया था। आखिर मेरे लिए मेरा देवर और मेरी बेटी ही सब कुछ थे। इसीलिए मैंने अपनी सारी खुशियां उन पर कुर्बान कर दी थीं। तो क्या मैं उनकी खुशी के लिए इतनी सी भी बात नहीं मान सकती थी? और जिस गांव की बात हो रही थी, उस गांव से मुझे बड़ी बेइज्जती मिली थी। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, ये बात काफी सालों पुरानी है, तो मैं भी इस बात को भूलना चाहती हूँ। मैं गांव गई और मुखिया की बेटी से अपने देवर का रिश्ता मांगने चली गई। और दूसरी तरफ मोहन के माता पिता तो मर चुके थे, लेकिन एक उसकी कुंवारी बहन थी। वह अपनी बहन को लेकर हमारे घर आ गया था। उसने रिया का रिश्ता मांग लिया था और फिर एक ही दिन में अपनी बेटी को विदा किया और दूसरी तरफ अपनी देवरानी को घर लेकर आ गई थी। अब वह दोनों बहुत खुश है और अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं। मेरी खुशी तो मेरा देवर और मेरी बेटी ही थी, इसलिए मैंने पुरानी सारी बातों को खत्म कर दिया था। मेरी बेटी अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है। सुमन का बेटा बिल्कुल भी सुमन पर नहीं गया है। वह बहुत अच्छा समझदार है। उधर मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।